नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज कर रहे थे आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम का, जिसमें कि हम लोग जनरल अवेयरनेस के फिजिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे थे। तो इसके पहले देखिए हमने जितने भी क्वेश्चन सीरीज इसके कराए हुए हैं, तो आप लोग जो है देख सकते हैं उसको। हमने इसका प्लेलिस्ट बनाया हुआ है अलग से, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। और इसके अलावा जो है हमने जनरल साइंस का पूरा कंप्लीट जो है पीडीएफ भी तैयार किया हुआ है, जिसमें कि आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के आपको सारे इंपॉर्टेंट लेक्चर्स उसमें आपको मिल जाएंगे। और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हमने उसमें ऐड किया हुआ है टॉपिक वाइज। और इसके अलावा करंट अफेयर्स का भी और इन्वायरमेंट का भी जो है, इन सभी का पीडीएफ हमने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है आपके आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के लिए, जो कि आपका ये एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो सभी का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास। तो देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे है कि द एस्केप वेलोसिटी ऑन द अर्थ सरफेस इज अबाउट। तो एस्केप वेलोसिटी जो है अर्थ सरफेस पे कितनी होती है? तो इसका देखिए राइट आंसर आपका हो जाएगा, दैट इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये जो है आपका ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। तो देखिए जो एस्केप वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है, तो ये वो मिनिमम अटेनेबल वेलोसिटी होती है कि जिससे जो है कि ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ उसको एस्केप कर सके और वो जो है फिर नेवर जो है अर्थ सरफेस पे वापस आए। तो ये जो फिनोमिना है, तो ये रॉकेट के लिए अप्लाई की जाती है। तो इसके रिगार्डिंग जो हम लोग यहाँ पे इंपॉर्टेंट सारे जितने भी चीज़ हैं हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए जो एप्लीकेशन आता है आपका यहाँ पे, जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का, ये सारे एप्लीकेशन है यहाँ पे। क्योंकि ग्रेविटेशन के चलते जो है कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हम ऊपर में फेंकते हैं तो वो जो है आपस नीचे आ जाती है। लेकिन एक ऐसा अटेनेबल वेलोसिटी होती है कि जिसपे कि अगर उस स्पीड से यानी कि उस वेलोसिटी से किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका जाए तो वो जो है फिर वापस नहीं आएगा, वो हमेशा के लिए जो है मतलब कि आउटर स्पेस में वो चला जाएगा, वो अब वापस अर्थ सरफेस पे वो नहीं आएगा। तो उसी को बोलते हैं हम लोग स्केप वेलोसिटी, हम लोग बोलते हैं यहाँ पे। तो देखिए स्केप वेलोसिटी का डेफिनेशन यही आपका दिया हुआ है यहाँ पर कि दैट इज इट इज मिनिमम रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी थ्रू विच इट इज प्रोजेक्टेड, इट गोज बियॉन्ड द ग्रेविटेशनल पुल एंड नेवर कम्स बैक। तो इसकी जो वैल्यू होती है तो दैट इज आपका होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी कि 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड के हिसाब से अगर इतना वेलोसिटी के साथ अगर अटेंड कर दिया जाए किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो वो जो है फिर वापस अर्थ सरफेस पे वो नहीं आएगी। तो इसका एक फार्मूला आपका होता है, दैट इज अंडर रूट ऑफ 2g r। तो यहाँ पे जो आपका r है तो इसकी जो वैल्यू होती है तो ये रेडियस है अर्थ का। तो ये चीज़ आप लोग याद रखना है इसको। और इसके अलावा देखिए जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो रहती है, तो इसके वेरिएशन से भी आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछते ही जाते हैं आपसे। तो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो आपकी रहती है, तो ये जो है आपका अर्थ सरफेस पे डिफरेंट जगह पे ये डिफरेंट होती है। तो जैसे यदि हम बात करते हैं यहाँ पे कि जो अर्थ सरफेस पे आप देखते होंगे कि ये अगर हाइट के साथ डिक्रीज आपका करते जाता है, यानी कि आप अर्थ सरफेस पे अगर आप ऊपर बढ़ते हैं तो भी जो है इसके वैल्यू डिक्रीज करेगी, अब नीचे भी जाते हैं तभी इसकी वैल्यू डिक्रीज करती जाएगी। और डिक्रीज करेगा आपका दैट इज विथ द डेप्थ ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ। और ये मैक्सिमम रहती है इसकी वैल्यू एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। और ये जो है आपका यहाँ पे जीरो रहेगी कहाँ पे, सेंटर ऑफ अर्थ पे। और पोल्स पे ज़्यादा रहेगा इसकी वैल्यू। और साथ में इक्वेटर कंपैरिजन में, मतलब कि अगर बात करते हैं तो पोल पे ज़्यादा रहती है इक्वेटर कंपैरिजन में। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके हैं जो कि इनसे रिलेटेड है। यानी कि ऊपर और नीचे, यानी कि इंक्रीज और डिक्रीज अगर हाइट होगा अर्थ सरफेस से तो वहाँ पे डिक्रीज करेगी, मैक्सिमम रहेगा इसका अर्थ सरफेस पे, और जीरो रहेगा सेंटर ऑफ अर्थ पे। और पोल्स पे सबसे ज़्यादा होती है और इक्वेटर कंपैरिजन में ये कम रहेगी। तो ये सारे चीज़ जो है आप लोग यहाँ पे याद रखना, ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इनसे रिलेटेड। फिर नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे है कि एस्ट्रोनॉट इनसाइड द स्पेसशिप विल डैश वेट। तो जो एस्ट्रोनॉट जो होते हैं तो स्पेसशिप के अंदर में, तो वो जो है उनकी वेट क्या होती है? तो देखिए जो भी एस्ट्रोनॉट होते हैं स्पेसशिप के अंदर में, तो उनका जो वेट होता है तो वो जीरो हो जाती है, यानी कि वो वेटलेसनेस फील करते हैं। क्योंकि देखिए जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो लगते हैं वहाँ पे तो वो जीरो हो जाती है, यानी कि लगती ही नहीं थी। इस कारण से जो एस्ट्रोनॉट जो होते हैं तो उनका जो वेट होता है तो वो जीरो हो जाती है इस केस में। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। तो देखिए ग्रेविटेशन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो जो है आप लोग इन सभी को याद रखना। इनसे एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं सारे चीज कॉन्सेप्ट को। तो देखिए जो ग्रेविटेशन जो होती है तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है बिटवीन एनी टू बॉडीज। कोई भी यूनिवर्स में कोई भी आपस में दो बॉडी रहते हैं तो उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगती है, तो उसी को हम लोग ग्रेविटेशन बोलते हैं हम लोग। और जो ग्रेविटी है तो ये फोर्स जो है आपका लगता है, दैट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन प्लैनेट और बॉडी के बीच में, यानी कि कोई प्लैनेट आपका और जो बॉडी है तो उसके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लगती है तो उसको हम लोग ग्रेविटी बोलते हैं हम लोग। अब एक टर्म आपका रहता है यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का। तो देखिए जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है बॉडी में,
जैसे जो भी फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो लगती है तो उसमें एक एक्सेलरेशन तो होगा ही होगा, तो उसी को बोलते हैं हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ पे जो वैल्यू होती है इसके एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, तो ये होता है आपका दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड। और देखिए यहाँ पे जो वैल्यू रहती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, तो ये जो है मास पे इंडिपेंडेंट होती है बॉडी का मास जो भी हो तो वो उस पर इंडिपेंडेंट रहेगा इसका। और ये जो है अल्टीट्यूड और डेप्थ के साथ ये वेरी करता रहता है, जैसे कि मैंने आपको ही बताया था कि जो जी के वैल्यू है तो ये आप देखते होंगे कि अल्टीट्यूड अगर इंक्रीज डिक्रीज होता है सरफेस से तो ये डिक्रीज करती जाती है। और ये जो है आपका मैक्सिमम मैक्सिमम आपका रहता है एट द सरफेस ऑफ द अर्थ पे, और सेंटर ऑफ अर्थ पे जीरो होती है। तो इस तरीके से वेरिएशन इसकी होती है। और वहीं पे देखिए जो वेट आपका रहता है, तो वेट हम लोग जैसे इसको डिफाइन करते हैं हम लोग कि दैट इज फोर्स विथ विच अ बॉडी इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, यानी कि कोई भी बॉडी जो है तो वो सेंटर ऑफ टुवर्ड द अर्थ की तरफ वो अट्रैक्ट होती है। तो यहाँ पे जो है आपके डिफरेंस होता है, यहाँ पे जैसे मास और वेट के बीच में क्या डिफरेंस है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोनों का कंपैरिजन, और इनसे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप लोग इसको याद कर लेना। तो मास जो होता है किसी भी बॉडी का, तो उसके अंदर में कितना अमाउंट ऑफ मैटर है, किसी बॉडी के अंदर में कितना कंटेंट है, तो उसी को बोलते हैं हम लोग मास बोलते हैं। लेकिन जो वेट है तो ये जो आपका फोर्स होता है बेसिकली, जो कि इक्वल होता है आपका ग्रेविटेशनल पुल का, यानी कि कोई भी प्लैनेट वो कितना ग्रेविटेशनल पुल एक्सर्ट करता है किसी बॉडी के ऊपर में, तो वो उसका वो फोर्स होता है इक्वल टू वेट। आप देखते होंगे कि जो एस्ट्रोनॉट जो होते हैं तो आप देखते होंगे उनका वेट जीरो हो जाती है, क्योंकि वहां पे जो फोर्स होती है ग्रेविटेशनल पुल का तो वो जीरो हो जाती है बिल्कुल। तो इस तरीके से वो वेटलेसनेस फील करते हैं, लेकिन जो मास रहेगा उनका तो वो तो उतना ही रहेगा उनका। और वहीं पे देखिए जो मास रहता है आपका तो ये कांस्टेंट क्वांटिटी होता है, और ये जो है इसकी वैल्यू कहीं पे भी चेंज नहीं करती है, आप चाहे पोजीशन या फिर प्लेस कहीं पे भी आप चले जाए तो मास उसकी उतनी ही रहेगी, ये कभी भी चेंज नहीं होगा। लेकिन जो वेट होती है तो ये एक वेरिएबल क्वांटिटी ये होती है, जो कि ये चेंज होते रहता है आपका, यानी कि अगर मान लीजिए एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है आप जानते हैं कि ये डिफरेंट प्लेस पे डिफरेंट होती है, तो इस कारण से वेट अलग अलग होती है डिफरेंट प्लेस पे। मून पे आप चले जाइए तो वहाँ पे जो वैल्यू रहेगी वो 1/6 हो जाती है। तो ये सारे जो केसेस हैं आपका यहाँ पे। अब देखिए जो मास होता है तो इसका जो है हम लोग किलोग्राम मेजर करते हैं, और वहीं जो वेट है तो इसको न्यूटन में मेजर किया जाता है। फिर नेक्स्ट देखिए कि व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड ऑन ए मास कोल्ड। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो एक्सर्ट होती है मास के ऊपर में तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो देखिए इसको डिफाइन किया जाता है वेट। तो वेट जो आपका राइट आंसर इसका हो जाएगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो लगती है बिटवीन मास और अर्थ के बीच में तो उसी को बोलते हैं हम लोग, उस ऑब्जेक्ट का वेट हम लोग बोलते हैं। और आप देखते होंगे कि इसकी वैल्यू जो है तो वो वेरी आपका करते ही जाता है, आप लोग डिफरेंट प्लेस पे जाते हैं तो डिफरेंट वेट एक्सर्ट होती है, क्योंकि ये जो है आपका ये जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स जो लगती है मास और अर्थ के बीच में तो वेरिएशन इसमें तो आपका आएगा ही आएगा। तो मास जो है हम लोग कंसिडर करते हैं हम लोग दैट इज इट इज अ मेजर ऑफ ऑब्जेक्ट्स एनर्जिया। और जो वेट जो लगती है इसकी, तो फोर्स जो एक्सर्ट होता है ऑब्जेक्ट के ऊपर में ग्रेविटेशनल फील्ड के ऊपर में, तो वही जो आपका उसे हम लोग वेट बोलते हैं हम लोग। तो आई होप कि अब ये डेफिनेशन जो आपको समझ में आ गया होगा। फिर नेक्स्ट देखिए कि मिराज आर फॉर्म प्राइमली ड्यू टू डैश ऑफ लाइट। तो देखिए जो मिराज जो फॉर्म होती है तो ये एक फिनोमिना होती है कि जिसमें कि पर्सन को ये इल्यूजन होता है एक तरीका, यानी कि एक तरीके का आंखों को धोखा होता है कि आपको लगेगा कि एक्चुअली वहां पे कोई एक वाटर सोर्स है, वाटर बॉडी है, लेकिन एक्चुअली में वो होता नहीं है। तो ये होता है प्राइमली ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के चलते। तो ये एक फिनोमिना आपका है जो कि हम लोग ये रिफ्रैक्शन के अंदर में ही स्टडी करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो आपका है तो ये जैसे ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा यहाँ पे, दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के चलते होती है, लेकिन जो एक्चुअल फिनोमिना रहती है यहाँ पे दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है यहाँ पे इन द एयर में। तो यहाँ पे जो है हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के पीछे क्या फिनोमिना है ये सारे चीज हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए इस केस में क्या होता है यहाँ पे कि कोई भी रे ऑफ लाइट है तो वो जो है अपना पाथ से वो बेंड कर जाता है, जैसे ही मान लीजिए वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में अगर वो ट्रेवल करती है तो यहाँ पे मान लीजिए कोई रे ऑफ लाइट है, अगर वो मान लीजिए ऑप्टिकली रेयरर मीडियम से वो जो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में जाता है तो वो जो है नॉर्मल के टुवर्ड्स वो बेंड कर जाता है। तो इस केस में जो एंगल ऑफ इंसिडेंट जो आपका रहता है तो ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होती है तो उससे ज़्यादा होगा आपका, अगर ये आपका रहेगा रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम आपका ये जाता है तो ये आपका फर्स्ट केस है। और वहीं पे देखिए अगर कोई भी मान लीजिए रे ऑफ लाइट है, अगर ये डेंसर मीडियम से अगर ये रेयरर मीडियम में जाता है तो ये जो है नॉर्मल से बेंड्स अवे कर जाएगा। इस केस में जो एंगल ऑफ इंसिडेंट जो रहता है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से ज़्यादा रहेगी। तो ये दोनों केस आप लोग जो है यहाँ पे याद रखना। और अगर मान लीजिए कि कोई रे ऑफ लाइट अगर वो इंसिडेंट कर रहा है उस सरफेस के नॉर्मली, तो जो मीडिया को सेपरेट किया हुआ है तो उसमें वहाँ पे कोई भी डेविएशन नहीं होगा। यहाँ पे मतलब जो एंगल ऑफ इंसिडेंस रहेगा जीरो रहेगा और रिफ्रैक्शन भी रहेगी वो जीरो रहेगी। अब यहाँ पे देखिए जो रिफ्रैक्शन के पीछे जो फिनोमिना होती है किसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि देखिए जो लाइट है
तो उसका जो स्पीड होता है तो डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट होती है, तो इस कारण से जो है बेंडिंग फिनोमिना ये इसकी होती है। तो आई होप कि अब ये सारे चीज़ आप लोग समझ गए होंगे कॉन्सेप्ट को। तो यहाँ पे देखिए जो मीडियम जो भी होते हैं तो उनका एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखिए डिफरेंट मीडिया का डिफरेंट डिफरेंट ये होती है इसकी। तो यहाँ पे इसका एक फार्मूला होता है, दैट इज रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और ये कांस्टेंट क्वांटिटी आपकी होती है ये। तो यहाँ पे देखिए जितने भी रिफ्लेक्शन से रिलेटेड जो फिनोमिना होते हैं, यानी कि जो अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के जो एप्लीकेशंस होते हैं इसके, तो इसके बेसिस पे जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो सारे चीज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे पहला आपका है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार का। तो देखिए नाइट में जो तारे जो टिमटिमाते हैं, ट्विंकलिंग जो करते हैं, तो इसके पीछे भी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ही फिनोमिना आपका है। और इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, तो ये सारा चीज ऑलरेडी हमने समझाया हुआ, आप लोग फिजिक्स का देख सकते हैं जो हमने एसएससी जेईई के लिए लेक्चर बनाया हुआ है। तो इसके अलावा देखिए जो फिश जो अपीयर होते हैं, आप देखते होंगे कि पानी के अंदर में आपको लगेगा कि थोड़ा सा जो है ये ऊपर की तरफ है, लेकिन एक्चुअली में जो है इनका जो डेप्थ रहता है तो वो ज़्यादा होती है एज कंपेरिजन में। तो ये भी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के चलते होती है। इसके अलावा कोई कॉइन अगर मान लीजिए अगर आप लोग रखते हैं पानी ग्लास के अंदर में, आप कॉइन आप डालिए तो लगेगा कि वो जो थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ है, एक्चुअली वो हाइट उसका नीचे रहेगा, लेकिन वो लगेगा कि थोड़ा सा रेज्ड है। तो इसके पीछे भी फिनोमिना आपका है, दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का ही है। इसके अलावा देखिए और भी आपका यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कोई एक स्ट्रेट रड अगर आप लोग मान लीजिए कोई पानी के अंदर में आप डालते हैं तो वो आपको लगेगा कि ये थोड़ा सा बेंड कर चुका है। तो ये भी पीछे इसको फिनोमिना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के। इसके अलावा जो सन जो आप देखते होंगे वो आपको लगेगा कि यहाँ पे सनराइज और सनसेट के आफ्टर में जो है आपको यहाँ पे वो आपको दिखाई देगा, यानी कि वो बिलो द होरिजन आपको दिखाई देगा, बिफोर सनराइज और आफ्टर सनराइज के बाद भी। और रीजन जो रहते हैं उसके अराउंड में तो वो आपको रेड कलर के दिखाई देंगे। तो ये सब फिनोमिना आपके रहते हैं, तो ये रिफ्रैक्शन फिनोमिना के चलते होती है। तो रेड अपीयरेंस होना, या तो फिर स्ट्रेट रड का पार्सली जो है उसका डूबना दिखाई देना, या फिर बेंट होना दिखाई देना, और या तो फिर कॉइन जो आपका रहता है पानी के अंदर में उसका थोड़ा सा जो मतलब हाइट रहता है तो वो आपको ऊपर में दिखेगा। इसके अलावा फिश जो है आपको हाइट से कुछ ऊपर दिखाई देता है। तो ये सारे जो है आपको फिनोमिना है इसके रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के ही। तो इन सभी से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप लोग जो है आसानी से बता सकते हैं। फिर वहीं देखिए अगला जो कॉन्सेप्ट है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। तो इसमें यह फिनोमिना होती है कि जैसे मान लीजिए कोई रे ऑफ लाइट है, अगर वो डेंसर मीडियम से अगर रेयर मीडियम में वो जो है वहाँ पे अगर वो ट्रैवल कर रही होगी, तो इस केस में क्या होगा यहाँ पे कि अगर मान लीजिए एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है आपका डेंसर मीडियम में कोई भी मान लीजिए पेयर ऑफ मीडिया हो, तो वो अगर क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होगा तो यहाँ पे जो है आपका क्या होगा कि लाइट रिफ्रैक्शन होने के बजाय ये रिफ्लेक्ट कर जाएगा, यानी कि सेम मीडियम में वापस वो रिफ्लेक्ट होती है। यहाँ पे रिफ्रैक्शन फिनोमिना नहीं होती है। तो इसी फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो इसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए कि लाइट जो है डेंसर से रेयर मीडियम में ट्रैवल करना चाहिए, और दूसरा कंडीशन ये रहता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो रहेगी वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होनी चाहिए, तब ये केस अप्लीकेबल आपका होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। तो आई होप कि अब ये सारे चीज भी कॉन्सेप्ट आप लोग समझ गए होंगे। तो इसके पीछे देखिए बहुत सारे फिनोमिना आपकी होती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, जैसे डायमंड जो है वो स्पार्कल करता है यानी कि चमकता है। इसके अलावा मिराज का जो फॉर्मेशन होती है, इसके अलावा लूमिंग का जो फॉर्मेशन होती है कोल्ड कंट्रीज में। तो ये सारे एग्जाम्पल जो है आपके टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के भी हैं, तो आप लोग जो है इसे याद करना। फिर नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है कि बेंडिंग ऑफ लाइट एट द बाउंड्री बिटवीन द टू मीडिया इज द इफेक्ट ऑफ। तो देखिए जो लाइट की बेंडिंग जो होती है एट बाउंड्री बिटवीन द टू मीडिया, तो ये किसके इफेक्ट के चलते होती है, तो ये है इसके पीछे दैट इज रिफ्रैक्शन फिनोमिना है। तो ये रिफ्रैक्शन का डेफिनेशन ही आपका बेसिकली एक तरीके से ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। तो रिफ्रैक्शन देखिए वहां पे अकर होता है आपका कि बाउंड्री जहाँ पे मान लीजिए कि जहाँ पे स्पीड चेंज कर सके लाइट का। अब देखते होंगे कोई भी अब बाउंड्री रहता है जहाँ पे दो मीडिया को सेपरेशन किया हुआ रहता है, तो वहाँ पे जैसे ही लाइट क्रॉस करेगा तो उसकी स्पीड में चेंजेस आती है। तो इस फिनोमिना को बोलते हैं हम लोग रिफ्रैक्शन। फिर अगला देखिए क्वेश्चन है कि विच अमंग द बिलो सेट ऑफ ए कलर्स जनरली नोन एज द प्राइमरी कलर्स ऑफ लाइट। तो देखिए जो प्राइमरी कलर्स होते हैं तो वो कौन कौन से हैं सेट में। तो यहाँ पे देखिए जो प्राइमरी कलर्स होते हैं तो उनमें से आपका पहला होता है ग्रीन, उसके बाद ब्लू और रेड। तो इसमें देखिए आपका दिया हुआ है यहाँ पे दैट इज रेड ग्रीन और ब्लू। तो RBG से आप लोग याद कर सकते हैं इसको। तो ये ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। और बाकी जो इनका कॉम्बिनेशन में यूज करके बाकी और भी कलर को ऑब्टेन किया जा सकता है। तो ये सारे चीज जो है आपको उतना डेप्थ में पढ़ने की जरूरत नहीं, बस आप लोग ये याद रखना कि जो प्राइमरी कलर्स होते हैं तो आपका ग्रीन ब्लू और रेड होती है। नेक्स्ट देखिए कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस कैन द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। तो ये एक रिक्वायरमेंट होती है, तो ये प्लेस हो सकता है आपका। और यहाँ पे दिया हुआ है कि लाइट जो है ट्रैवल करेगी कहाँ से कहाँ थे। तो इसमें देखिए जो आपका फिनोमिना होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का,
तो इसमें जो है लाइट ट्रेवल करना चाहिए डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में। अब यहाँ पे देखिए आपका जैसे वो नहीं दे के इसमें दे दिया है, मीडिया आपका दे दिया है, तो आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सा मीडिया डेंसर है और बाकी कंपैरिजन में उसके। जैसे दिया हुआ है ग्लास टू डायमंड, तो देखिए जो डायमंड होता है तो इसका जो मीडिया आपका जैसे डायमंड आपका है तो इसकी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है ये ज्यादा होती है एज कंपेरिजन टू ग्लास। तो यहाँ पे ग्लास आपका रेयर मीडियम हो जाएगा और डायमंड आपका ये डेंसर मीडियम हो जाएगा, तो जो कि अप्लीकेबल नहीं है टोटल इंटरनल फिनोमिना को अकर होने के लिए। और वहीं पे देखिए दिया हुआ है डायमंड टू एयर दिया हुआ है, तो देखिए डायमंड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है तो ये ज्यादा होती है एज कंपेरिजन टू एयर, तो डेंसर मीडियम का डायमंड हो जाएगा और एयर आपका रेयर मीडियम हो जाएगा। तो ये जो कंडीशन है सेटिस्फाई करेगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए। तो इस कारण जो है ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर इसका आपका हो जाएगा। इसी केस में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आपका होगा जब लाइट ट्रैवल करेगी डायमंड से एयर के बीच में। तो ये चीज जो है आपको समझना होगा यहाँ पे। और वहीं पे देखिए एयर टू वाटर आपका दिया हुआ है, तो एयर की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है तो वो कम होती है वाटर कंपेरिजन, अप्रोक्सीमेटली एयर की 1 होती है और 1 से ज्यादा होता है वाटर का, तो ये भी आपका केस नहीं बनेगा। और वहीं एयर टू ग्लास ग्लास का ज्यादा होता है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए कि बीच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंट्रीब्यूट टू द स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड। तो इनमें से कौन सा जो है फिनोमिना मतलब कि कौन सा कंट्रीब्यूट नहीं करता है स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड के पीछे। तो देखिए जो डायमंड जो स्पार्कल करता है आपका तो उसके पीछे फिनोमिना जो होती है तो वो है आपका दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो ये भी आपका होता है। इसके अलावा डायमंड की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होती है तो इसीलिए जो है वो डेंसर मीडिया की तरह काम करता है, तो ये भी एक फिनोमिना है। और वहीं डिस्पर्सन ऑफ लाइट भी एक फिनोमिना है इसके पीछे, तो ये तीनों है। लेकिन यहाँ पे डी में दिया हुआ है कि लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, तो देखिए डायमंड का अगर लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा तो वहाँ पे जो है ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फिनोमिना नहीं होगी उसके अंदर में। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा जो कि ये कंट्रीब्यूट नहीं करता है स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड का। तो देखिए डायमंड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है तो इसकी मेजरमेंट होती है 2.417। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसकी तो ये आपका ज़्यादा है एयर के कंपैरिजन में। तो जो लाइट ट्रेवल करेगा इसके थ्रू डायमंड के थ्रू तो वो 2.41 टाइम्स फास्टर होती है एज कंपैरिजन टू एयर में, जितना कि लाइट ट्रेवल करती है वहाँ पे। तो जो मीडिया जितना ज़्यादा डेंसर होगा लाइट उतना ही फास्टर ट्रेवल करेगी उसमें। फिर नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि बीच ऑफ द फॉलोइंग कलर्ड लाइट हैज द लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी। तो कौन सा जो है लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी लोवेस्ट होती है। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ग्रीन ब्लू रेड और वायलेट, तो देखिए जो रेड कलर होती है तो इसकी फ्रीक्वेंसी लोवेस्ट होती है और वेवलेंथ इसकी सबसे ज्यादा होती है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए जो लाइट का डिस्पर्सन जब होती है तो उसमें आप देखते होंगे कि जो व्हाइट लाइट होती है तो वो 7 कंस्टिट्यूएंट कलर में जो है वो स्प्लिट कर जाती है, तो इस फिनोमिना को बोलते हैं हम लोग डिस्पर्सन ऑफ लाइट। तो इसके रिगार्डिंग जो हम लोग इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए जो डिस्पर्सन ऑफ लाइट फिनोमिना जो है तो ये एक प्रोसेस है। जैसे व्हाइट लाइट जो है वो अगर मान लीजिए वो अगर कोई भी प्रिज्म से पास करती है तो इसमें क्या होगा यहाँ पे कि जो व्हाइट लाइट होती है अपने कंस्टिट्यूएंट कलर में वो जो है डिस्पर्स कर जाए यानी कि स्प्लिट कर जाएगी, इस फिनोमिना को बोलते हैं हम लोग डिस्पर्सन ऑफ लाइट। तो अब देखिए यहाँ पे अब जैसे आप जानते हैं कि जो कलर जो होते हैं डिफरेंट कलर जो होती है तो उनकी वेवलेंथ डिफरेंट होती है। अब मान लीजिए कोई रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करती है अपना यहाँ पे, तो अगर ये मान लीजिए जैसे प्रिज्म आपका है तो यहाँ पे अगर स्प्लिट करने के बाद इसमें जो है कंस्टेंट कलर में अपना ये जो है सारा कुछ अपना ये कर लेते हैं यानी कि इनका स्प्लिटिंग हो जाती है, तो जिसमें कि कुछ कलर जो है ज़्यादा डिफिएट कर जाता है और कुछ कलर जो होते हैं तो उनका मिनिमम डिफिएशन होती है। तो इसमें मेनली जो कलर जो होते हैं यानी कि जो कंस्टेंट कलर जो होते हैं तो वो आपका रहता है, आप लोग इसको याद कर लेना विवग्योर से आप लोग इसे याद करना। तो जिसमें कि आपका रहेगा वी से वॉलेट, आई से इंडिगो, ब्लू हो गया, जी से ग्रीन और वाई से येलो और ओ से ऑरेंज और आर से रेड हो गया यहाँ पे। तो इसमें से देखिए जो रेड कलर आपका रहता है तो ये सबसे कम डेविएट होती है और इसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी कम होती है। और सबसे ज़्यादा जो डेविएशन होता है तो वो होता है वॉलेट कलर का। तो ये दोनों चीज़ जो है आप लोग याद रखना है इसको, ये एग्जाम में आपसे पूछा ही जाता है हमेशा क्वेश्चन के रूप में। और इसके पीछे और भी फिनोमिना आपके होते हैं, जैसे आपका रेनबो है। रेनबो आप लोग जो देखते होंगे आकाश में आप लोग देखते होंगे जब रेनी सीजन होता है तो उस पर जो सनलाइट पड़ती है देखते हो तो वहाँ पे इस तरीके का रेनबो फॉर्मेशन हो जाती है। तो ये भी फिनोमिना आपका है दैट इज डिस्पर्सन ऑफ लाइट का ही। तो ये सारे चीज वहाँ पे आपको दिख जाएंगे जिसमें कि आपको जो रेड कलर रहती है तो वो आपका सबसे नीचे रहता है और वॉलेट कलर सबसे ऊपर में रहती है। तो ये भी आपसे क्वेश्चन में पूछा आता है कि जो सबसे इनर मोस्ट जो पोर्शन में जो कलर रहता है तो वो कौन सा, दैट इज रेड कलर। और जो सबसे ऊपर में जो कलर रहता है तो आपको वॉलेट कलर रहेगी। तो ये सारा चीज जो है आप लोग याद रखना। और जो 7 कलर जो अपीयर होते हैं इसमें, तो जो रेनबो अपीयर आपका होता है तो ये हमेशा जो है आपको जो सन का जो रे रहेगा यानी सन जिधर भी रहेगा तो उसके अपोजिट में ही ये फॉर्मेशन होगा। फिर नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका है कि डैश इज यूज्ड इन पेरिस्कोप।
तो पेरिस्कोप में जो है क्या यूज्ड होती है, तो पेरिस्कोप में देखिए प्लेन मिरर का यूज किया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पेरिस्कोप का इस तरीके का रहता है यहाँ पे। तो इसमें देखिए प्लेन मिरर यूज किया जाते हैं दो एंगल पे, एक यहाँ पे और एक आपका यहाँ पे रहती है, ताकि जो लाइट जो रहता है तो वो जो है बेंड कर सके, यानी कि इमेज जो है ऑब्जेक्ट का वहाँ पे नीचे लाया जा सके एक लोअर लेवल पे। तो ये पेरिस्कोप आपका डिवाइस रहता है जिसमें कि प्लेन मिरर यूज की जाती है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए दिया आपका यहाँ पे कि द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज एस्टिमेटेड एट डैश मीटर पर सेकेंड। तो वैक्यूम के अंदर में जो स्पीड होती है लाइट की तो वो कितना एस्टिमेट किया गया, तो इसका देखिए वैल्यू आपका होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि द फंक्शन ऑफ द लेंस इन आवर आई इज टू। तो हमारे आंखों में जो लेंस जो आप होता है जो आप देखते होंगे उसमें जो कन्वेक्स लेंस होती है एक तरीके का, तो उसकी फंक्शन क्या होती है। तो इसका देखिए मेनली फंक्शन होता है दैट इज टू चेंज द फोकल डिस्टेंस ऑफ द आई। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए ह्यूमन आई से रिलेटेड हमने आपको सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको बताए होंगे फिजिक्स में। तो आइए हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं इसके रिगार्डिंग। तो देखिए हमारा जो ह्यूमन आई रहता है तो इसके अंदर में एक नेचुरल कन्वेक्स लेंस होती है जो कि ये एक रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाती है और साथ में डिमिनिश्ड इमेज बनाती है हमारे रेटिना पे। तो ये आपका रहता है यहाँ पे कन्वेक्स लेंस रहते हैं इसके। तो ये सबसे पहले आप लोग ये क्वेश्चन को याद करना। अब इसमें से जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट आपके रहते हैं जैसे इंपॉर्टेंट जो रहते हैं इसके पार्ट, तो वो आपका जैसे सिलियरी मसल्स हो गया। तो सिलियरी मसल्स का मेन फंक्शन होता है इनका कि जो फोकल लेंथ को चेंज करना है, यानी कि जो फोकल लेंथ रहती है हमारे ह्यूमन आई को उसको ये चेंज करता है सिलियरी मसल, उसमें ये हेल्प करती है। अब यहाँ पे देखिए दूसरा आपका दिया हुआ है यहाँ पे जैसे कोई एक नॉर्मल आई जैसे आपका रहता है तो वो जो है मैक्सिमम डिस्टेंस को इन्फिनिटी तक वो देख सकता है, और मिनिमम डिस्टेंस होता है उसका जैसे वो क्लियर विजन देख सके उसको, तो वो है 25 सेंटीमीटर। यानी कि आप अगर और इसके नज़दीक कोई चीज़ आप अगर आप देखिएगा तो वो क्लियरली आपको नहीं दिखेगा। तो 25 सेंटीमीटर एटलीस्ट डिस्टेंस होना चाहिए मिनिमम, लिस्ट डिस्टेंट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है ये। तो ये इसकी वैल्यू होती है 25 सेंटीमीटर का। और मैक्सिमम कितना देख सकता है, तो इन्फिनिटी तक वो देख सकता है यहाँ पे। तो इन्फिनिटी में जब कोई भी मान लीजिए पर्सन देखता है, यानी कि दूर की कोई चीज़ को आप देखिएगा तो उस समय जो है आपका पूरा मसल जो रहेंगे तो वो पूरी तरीके से रिलैक्स्ड रहेंगे, और उस समय फोकल लेंथ जो है आपका मैक्सिमम रहती है। लेकिन कोई अगर मिनिमम डिस्टेंस पे कोई ऑब्जेक्ट है तो उस समय हमारा जो मसल्स होता है तो वो स्ट्रेंड हो जाती है, और वहाँ पे फोकल लेंथ मिनिमम होती है। इसके अलावा जो दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट इसका है दैट इज कोर्निया आपका है। तो जो देखिए जो फ्रंट में जो ट्रांसपेरेंट जो पार्ट होता है तो इसको बोलते हैं हम लोग कोर्निया बोलते हैं। तो जो लाइट है आपका तो वो एंटर करता है आपका यहाँ पे हमारे आंखों के अंदर में कोर्निया के थ्रू ही एंटर करती है। फिर इसके बाद देखिए आइरिस आपका यहाँ पे है। तो देखिए जो आइरिस है तो ये हेल्प करता है, और यानी कि हेल्प करता है रेगुलेट करने में, यानी कि कितना एक्सपोजर होना चाहिए लाइट का आपका, और एडजस्ट करने में भी ये मदद करता है आपका यहाँ पे। फिर इसके बाद देखिए दूसरा आपका दिया हुआ है पुपिल आपका है। तो पुपिल जो आपका ये एक स्मॉल ओपनिंग होता है आपका आइरिस में ही यहाँ पे, इसी को बोलते हैं हम लोग पुपिल बोलते हैं। इसका फंक्शन होता है कि जैसे लाइट में जो है आपका इंटर करना चाहिए तो वो मतलब अलाउ करता है लाइट को इंटर करने के लिए, ताकि जो है रेटिना पे फोकस किया जा सके। और बाकी जो रेटिना आपका है लास्ट में जो है आपका यहाँ पे, तो रेटिना जो है तो ये जो है कन्वर्ट करता है इमेज का, जो भी लेंस के थ्रू इमेज फॉर्मेशन होती है तो उसको फिर जो है इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस में कन्वर्ट करती है। फिर नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका है इसी से रिलेटेड है कि लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर द नॉर्मल आई इज। तो लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कितनी होती है नॉर्मल आइज के लिए, तो ये होता है दैट इज 25 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, जो कि आपको मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले। फिर नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका है कि व्हेन ए पर्सन कैन सी ओनली नियर बाई ऑब्जेक्ट द कंडीशन इज कॉल्ड। तो जब पर्सन जो है कि ओनली नियर बाई ऑब्जेक्ट को देख सकता है तो इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, तो देखिए इसको बोलते हैं हम लोग मायोपिया, जो पर्सन है सफर करता है, यानी कि शॉर्ट साइटेडनेस भी से हम लोग बोलते हैं, जिसमें कि पर्सन जो है केवल नियर बाई ऑब्जेक्ट को देख सकता है, उसको फार अप ऑब्जेक्ट को नहीं दिखाई देता है क्लियरली। तो ये होता है आपका दैट डिफेक्ट सफर करता है दैट इज मायोपिया से। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए आपका लिस्ट दिया हुआ है जो कॉमन आई डिफेक्ट जो होते हैं, तो जिसमें कि आपका पहला यहाँ पे दैट इज शॉर्ट साइटेडनेस का, जिसको कि हम लोग मायोपिया भी इसे हम लोग बोलते हैं। तो इस केस में जो पर्सन जो होते हैं तो वो उस तरीके सफर करेंगे कि इनको जो है यहाँ पे डिस्टेंट ऑब्जेक्ट जो उनको अच्छे से दिखाई नहीं देगा, लेकिन जो नियर बाई ऑब्जेक्ट जो रहते हैं तो वो क्लियरली दिखाई देगा इस कंडीशन में। तो इसके लिए देखिए कनकेव लेंस की जरूरत पड़ती है, इस जो रेमेडी है इसको ठीक करने के लिए। तो ये एग्जांपल आपसे पूछा जाता है कि कौन सा लेंस यूज किया जाता है इन मायोपिया में, तो दैट इज कनकेव लेंस आपका हो जाएगा। और वहीं पे देखिए आपका जो फार साइटेडनेस है जिसे हम लोग हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं हम लोग, तो इसमें जो पर्सन है वो सफर करेगा इस तरीके से कि इसमें जो है उसको नियर बाई ऑब्जेक्ट जो है तो उसको अच्छे से नहीं दिखाई देगा, लेकिन जो डिस्टेंट जो ऑब्जेक्ट रहेंगे तो उनको क्लियरली दिखाई देगा। और इसके लिए कन्वेक्स लेंस की जरूरत पड़ती है इस तरह के डिफेक्ट को ठीक करने के लिए।
तो ये सारा चीज़ हमने डिटेल में आपको बताया हुआ है फिजिक्स वाले क्लास में, तो आप लोग वहाँ से जाके पूरा देख सकते हैं। इसके अलावा और भी जो डिफेक्ट होते हैं तो वो आपका जैसे ब्रेस्ट बायोपिया आपका है, कि ये डिफेक्ट में देखिए जो पर्सन जो सफर करते हैं तो उनको दोनों चीज यानी कि जो फार अप ऑब्जेक्ट रहेंगे या फिर जो नियर बाय ऑब्जेक्ट रहेंगे तो उनको दोनों क्लियरली कोई भी दिखाई नहीं देगा। ना तो उनको दूर की चीज दिखाई देगा अच्छे से और ना तो नजदीक की चीज उनको अच्छे से दिखाई देगा। तो इसके लिए जो है बाइफोकल लेंस की जरूरत पड़ती है इस तरह के रेमेडी को ठीक कर, इस तरह के जो है डिफेक्ट्स को ठीक करने के लिए। अब उसके बाद अगला आपका है दैट इज एस्टिग्मेटिज्म है। तो इसमें देखिए जो पर्सन जो होते हैं तो वो सफर करते हैं कि इसमें जो है उनको कोई भी डायरेक्शन में देखिए उनको देखने में दिक्कत होगी, यानी कि वो कोई भी डायरेक्शन में अगर वो घूम फिर के देखेंगे तो वहां से उनको परेशानी होगी, अच्छा नहीं दिखेगा उनको। तो इसके लिए जो है सिलिंड्रिकल लेंसेज की जरूरत पड़ती है इस तरह के डिफेक्ट को करेक्ट करने के लिए। तो एक क्यों क्वेश्चन आपका इसी से ही पूछा गया था, यहाँ पे एक और क्वेश्चन इस इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड है आपका, कि डैश कैन नॉट बी करेक्टेड विद द स्पेक्टिकल्स। तो ये सारे जितने भी डिफेक्ट्स तो आपके हुए थे इनको जो आप स्पेक्टिकल्स के रूप में हम लोग जैसे यूज करते हैं तो ये ठीक हो जाता है, यानी कि उनको लेंस दे दिया जाता है, ठीक हो जाती है। लेकिन एक ऐसा भी आई डिफेक्ट है कि जो कि स्पेक्टिकल्स के थ्रू करेक्ट नहीं किया जा सकता है, तो वो कौन सा है इसमें से? तो ऑप्शन में देखिए दिया हुआ प्रेस बायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, कैटरेक्ट और मायोपिया। तो इसमें देखिए राइट आंसर हो जाएगा दैट इज कैटरेक्ट। तो कैटरेक्ट जो है ये कोई भी स्पेक्टिकल के साथ करेक्ट नहीं किया जा सकता आपका यहाँ पे। तो इसमें देखिए क्या होता है, कैटरेक्ट जो आपका है तो इसमें ओपेसिफिकेशन हो जाती है लेंस का, जो हमारे आई के जो लेंस होती है उसमें, तो इसके चलते जो विजन होती है तो वो डिक्रीज कर जाती है। और जो कैटरेक्ट आपका रहता है तो ये देखिए स्लोली अब यानी कि डेवलप होती है पर्सन्स में यहाँ पे, जिसमें कि दोनों आँख को ये या फिर कोई एक भी आँख को ये अफेक्ट कर सकता है। और इसका जैसे ट्रीटमेंट होता है आपका होता है, इसके लिए जैसे मान लीजिए सर्जरी करानी पड़ती है। इसके अलावा अगर काउजेस की बात करते हैं कि क्या क्या हो सकते हैं, इसके अलावा जैसे आपके एजिंग फैक्टर है या फिर जो है रेडिएशन एक्सपोजर होते हैं, तो ये सारे फैक्टर होते हैं इसके पीछे। और इसका सिम्टम्स कैसे पता चलेगा आपको, जैसे आपको ब्लरी विजन दिखाई देगा, आपको विजन जो है अच्छे से नहीं दिखाई देगा। और डायग्नोसिस क्या होती है कि कैसे हम पता कर सकते हैं, तो आँख का एग्जामिनेशन कराने से पता चलेगा आपको कैटरेक्ट का। तो ये जो है आपका कोई भी स्पेक्टिकल के साथ करेक्ट नहीं किया जा सकता, दैट इज कैटरेक्ट। और बाकी जितने पेरेस्पिया, हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया, तो ये सारी चीज किए जा सकते हैं। फिर नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे है कि द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज। तो देखिए आपका एक मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आपका है कि जिसमें कि रेशियो हम लोग निकालते हैं हाइट ऑफ इमेज का और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का, तो ये होता है दैट इज लीनियर मैग्निफिकेशन का। तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए कि बीच ऑफ द फॉलोइंग यूजेज ओनली द कन्वेक्स लेंस। तो कौन सा इसमें से जो है केवल कन्वेक्स लेंस का ही यूज करता है? तो ऑप्शन में देखिए कार हेडलाइट है, फ्लैश लाइट है, माइक्रोस्कोप है और पी होल्स आपका दिया हुआ है। तो देखिए जो माइक्रोस्कोप है तो इसमें जो है ओनली कन्वेक्स लेंस का ही यूज किया जाता है, जिसमें कि एक आपका रहता है आई पीस लेंस और दूसरा रहता है ऑब्जेक्टिव लेंस इसमें रहती है। तो इसमें एक आपका जो रहता है एक छोटा लेंस रहता है और एक बड़ा लेंस रहता है, दोनों कन्वेक्स लेंस ही यूज किए जाते हैं। तो वो क्या आपका ऑप्शन 3 दैट इज माइक्रोस्कोप है। और वहीं जो कार हेडलाइट रहता है तो इसमें जो है हम लोग बाकी और चीज यूज करते हैं, जैसे कि इसमें लाइट जो है आपका चारों तरफ, वो जो है आपका इधर उधर चारों तरफ लाइट अगर जाए आपका दूर तक जाए विजन उसका। इसके अलावा जो फ्लैश लाइट होता है तो इसमें भी जो है ओनली कन्वेक्स लेंस का यूज हम लोग नहीं करते हैं। तो ये सारा चीज जो है ऑलरेडी हमने कंटेंट में ऐड किया हुआ है एप्लीकेशन से रिलेटेड, कि कौन सा लेंस और कौन सा मिरर कहाँ पे यूज किया जाता है। तो ये सारा चीज आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। तो थैंक यू दोस्तों, आपको कैसा लगा ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। और इसी तरीके से आगे भी आपका ये क्लास चलता रहेगा जब तक ये पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता है आपका पूरा जनरल साइंस का पोर्शन। और इसके साथ में हमने पीडीएफ भी ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर दिया है, तो आप लोग जो उसे बाय कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है पीडीएफ का, जिसमें कि आपको जनरल साइंस के बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री के तीनों जो है आपको मिल जाएंगे लेक्चर, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हमने उसमें ऐड कर दिया है। और इसके अलावा हमने इन्वायरमेंट